हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 हमारा चल रहा है। दोस्तों चैप्टर 12 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी की जो भी उपयोगिता या जो भी इनके उपयोग हैं उसको हमने यहाँ पे उसके एक दो पॉइंट प्रीवियस वीडियो में हमने देख चुका है। ठीक है, अब आज देखिए यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में ही इसके उपयोगिता जो है बायोटेक्नोलॉजी के, तो कुछ और कई सारी यहाँ पे उपयोगिता है, उसको यहाँ पे हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो जैव तकनीकी की उपयोगिता है, तो उसमें देखिए आज का जो हमारा पॉइंट है वो है इंटरफेरॉन का उत्पादन। ठीक है, यानी जो जैव चिकित्सा है इसके द्वारा इंटरफेरॉन का भी उत्पादन या प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए बेसिकली जो इंटरफेरॉन होता है, ये इंटरफेरॉन बेसिकली दोस्तों एक ऐसी प्रोटीन होती है। ठीक है, अर्थात जो इंटरफेरॉन है ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, जो कि विषाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न उद्दीपनों के प्रभाव से जंतु कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी बेसिकली यदि इंटरफेरॉन की यदि हम बात करें तो यह एनिमल सेल्स में क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह किसके परिणाम स्वरूप, यह विषाणु संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और बेसिकली यदि इसका कार्य भी हम बात करें तो विषाणुओं के संक्रमण एवं गुणन को रोकना। ठीक है, यानी जो विषाणुओं का संक्रमण होता है अर्थात विषाणुओं के संक्रमण या फैलाव को रोकने के लिए बेसिकली इंटरफेरॉन का उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से इंटरफेरॉन एक प्रति प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका उत्पादन बेसिकली जो है विषाणुओं के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरफेरॉन का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये भी जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। देखिए इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा मानव हार्मोनों के उत्पादन में। ठीक है, यानी ये जो मानव हार्मोन्स है इसके, तो देखिए यहां पर जैव तकनीकी के माध्यम से जीवों में कई सारे अनुवांशिक परिवर्तन करके, ठीक है, यानी कई सारे जेनेटिक चेंजेस करके यहाँ पे उनके मानव उपयोगी हार्मोनों का भी संश्लेषण या सिंथेसिस किया जा चुका। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जैव तकनीकी है या बायोटेक्नोलॉजी है इसके द्वारा कई सारे हार्मोन्सों का भी संश्लेषण किया जा चुका है। ठीक है, ये हार्मोन्स बेसिकली क्या करते हैं, जो ह्यूमन है तो ह्यूमन की कई बीमारियों तथा समस्याओं का समाधान करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जैव तकनीकी है इसमें जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो बेसिकली हार्मोन्सों का उत्पादन भी कई सारी विधियों द्वारा किया जा चुका है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये मनुष्य में कई सारी बीमारियों तथा समस्याओं का भी समाधान करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इंसुलिन का उत्पादन। देखिए इंसुलिन का उत्पादन, अब यहाँ पे देखते हैं इंसुलिन के बारे में। तो देखिए जो इंसुलिन है ये बेसिकली एक प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होता है। ठीक है, कैसा हार्मोन्स होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा मौजूद होती है इसलिए यह प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होता है। और जिसकी कमी से बेसिकली मनुष्यों में या ह्यूमन में मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ठीक है, हमको मालूम है जो हमारा अग्नाशय है या पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन्स का स्रवण होता है और इंसुलिन एक प्रोटीन युक्त हार्मोन्स होता है। ठीक है, और यदि इसकी शरीर में कमी हो जाती है तो इसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, जिसको आप शुगर भी कहते हो। तो इस प्रकार से इंसुलिन की यदि कमी हो जाती है, ठीक है, तो डायबिटीज हो जाता है। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन्स का उत्पादन है ये भी जैव तकनीकी के क्षेत्र में ही इसका योगदान है। देखिए इसकी कमी से क्या होगा, डायबिटीज रोग है। इसके बाद देखिए जो बैटिंग एवं बेस्ट हैं ने सन 1921 में सर्वप्रथम कुत्तों के अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन्स को पृथक किया। यानी सबसे पहले यदि बात की जाए जो इंसुलिन हार्मोन्स की, तो इंसुलिन हार्मोन्स को सबसे पहले पृथक किया किसने, बैटिंग एवं बेस्ट नामक दो साइंटिस्टों ने सन 1921 में। ठीक है, किसमें, कुत्ते के जो अग्नाशय यानी जो डॉग का पैंक्रियाज है उससे सर्वप्रथम इसको पृथक किया और इसका यूज उन्होंने मनुष्य में होने वाले मधुमेह के उपचार में किया गया था। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो इसका यूज है तो वो मधुमेह के उपचार में किया गया था। ठीक है, देखिए आजकल यदि हम बात करें तो मधुमेह के उपचार में उपयोग किए जाने वाले जो इंसुलिन है, इंसुलिन को काटे गए मवेशियों तथा सूअरों के अग्नाशय से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसे सूअर जिनको काटा जाता है तथा जो मवेशियों को, इनके अलावा जो भी जानवर को काटे जाते हैं तो उनके अग्नाशय से ये इंसुलिन को प्राप्त किया जाता है। देखिए जानवरों से निर्मित इंसुलिन तथा मानव इंसुलिन में थोड़ा ही अंतर होता है। ठीक है, इसमें क्या अंतर होता है, बेसिकली इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। ठीक है, यानी हल्का, जिसके कारण से क्या होता है, कुछ विपरीत प्रभाव तथा एलर्जी आदि हो जाती है। ठीक है, इसी कारण से कुछ विपरीत प्रभाव के कारण क्या होता है कि मनुष्यों में क्या होता है, कई सारे एलर्जी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मानव वृद्धि हार्मोन्स का उत्पादन। ठीक है, मानव वृद्धि हार्मोन्स के उत्पादन में भी जो जैव तकनीकी है या बायोटेक्नोलॉजी इसका योगदान है। ठीक है, देखिए जो मानव शरीर है तो मानव शरीर की सही वृद्धि के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ती है। हमको सभी को मालूम है कि यदि हार्मोन्स की कमी पड़ जाए मानव शरीर में तो वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
अब देखिए मानव शरीर के अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स जो हैं, जो वृद्धि हार्मोन्स है, वो बेसिकली सूक्ष्म मात्रा में ही पाए जाते हैं मानव शरीर के अंदर। और जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा पुनर्योजित डीएनए तकनीक का उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करके निम्न के लिए मानव वृद्धि हार्मोन्स का अनुवांशिक रूप में निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दो वृद्धि हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहला तो हमारा है सोमैटोस्टेनिन, ठीक है। इसका भी नाम आपने सुना होगा। देखिए सोमैटोस्टेनिन जो है बेसिकली यह अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी जो मस्तिष्क में हमारी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि होती है, तो उसकी अग्रपाली से ये क्या होता है, स्त्रवित होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन्स कहाँ स्त्रवित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रवित हार्मोन्स होता है। और ये वृद्धि, यह हार्मोन्स जो है अन्य वृद्धि हार्मोन्स के स्त्राव को नियंत्रण करता है, ठीक है। यानी जो और वृद्धि हार्मोन्स है उनके ऊपर ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके बाद देखिए सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन्स है, ये बेसिकली यह वास्तविक वृद्धि हार्मोन्स होता है, ठीक है। जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स होता है यह वास्तविक वृद्धि हार्मोन्स होता है, और इसी के प्रभाव से मानव कंकाल तथा उपास्थियों की सामान्य वृद्धि होती है, ठीक है। यदि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो इससे क्या हो जाता है कि जो मानव की हाइपोपिट्यूटरी जो उपास्थियां हैं उनमें क्या हो जाता है, बौनापन हो जाता है, यानी बच्चे क्या हो जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, ठीक है। अर्थात सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स की यदि कमी हो जाए शरीर में तो मानव का कद नहीं बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा सोमैटोट्रोपिन जो है वो पुनर्योजित डीएनए तकनीक के द्वारा निर्मित प्रथम वृद्धि हार्मोन्स है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स है तो यह पुनर्योजित डीएनए तकनीक के द्वारा निर्मित प्रथम वृद्धि हार्मोन्स है। इसके बाद देखिए जीन उपचार। तो जीन उपचार में भी बायोटेक्नोलॉजी का महत्व। देखिए बहुत से रोग ऐसे भी होते हैं जो कि विशिष्ट जीन क्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यानी हमारे जो जीनों का क्रम है यदि वो इधर से उधर हो जाता है, यानी जीनों का क्रम यदि उल्टा हो जाता है तो उसके कारण से ये रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा इसको आजकल ऐसे दोषों को जीन का प्रतिस्थापन एक सामान्य एवं स्वास्थ्य जीन के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या कहा हमने कि बहुत से रोग ऐसे भी हो जाते हैं जो कि विशिष्ट जीन क्रम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, तो उनको पुनः डीएनए तकनीक के द्वारा विकास के द्वारा आज ऐसे दोषी जीनों का प्रतिस्थापन एक सामान्य स्वस्थ जीन के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। यानी जो जीनों का क्रम यदि बदल गया तो उसको अच्छे एवं स्वस्थ जीन के द्वारा परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, इसे ही जीन उपचार कहते हैं, ठीक है। तो जीन उपचार आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जीन उपचार का जो उपयोग है बेसिकली ये दो स्तरों पर किया जाता है, ठीक है। किसमें किसमें, देखिए जो जीनों का उपचार है इसको दो स्तरों में अलग अलग करते हैं, ठीक है। देखिए पहला तो हमारे पास क्या है, रोगी थेरेपी। तो इस विधि के द्वारा बेसिकली क्या करते हैं कि इस विधि में जो रोगी है तो रोगी का जो उपचार है, ठीक है। तो इस विधि में जो रोगी के शरीर से क्या करते हैं, जो प्रभावित ऊतक होते हैं, यानी ऐसे ऊतक जो कि रोग से प्रभावित होते हैं, ठीक है, उनमें जैव तकनीकी के द्वारा स्वस्थ जीनों को प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है। तो उन पर क्या करते हैं कि जो स्वस्थ जीन होते हैं उसको क्या करते हैं, उनमें प्रवेश करा दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, जो रोगी होता है वो ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे, तो दूसरा स्तर क्या है, भ्रूण उपचार, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो ट्रीटमेंट है इसमें क्या होता है बेसिकली कि इस विधि में जो विकृत जीन होते हैं, ठीक है, क्या होता है, इस विधि में जो भी विकृत जीन होते हैं या बेकार जीन होते हैं उनका पता लगाते हैं, और उनका पता लग जाने पर क्या करते हैं, जाइगोट बन जाने के पश्चात, ठीक है, यानी एम्ब्रियो में जो जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट बनने के पश्चात जो भ्रूण है या एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो की आनुवांशिक संरचना को ही परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। तो जाइगोट बनने के बाद जो भ्रूण है उसकी पूरी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है उसी को परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से भ्रूण उपचार विधि में जीव की वंशागति में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे पूरे के पूरे भ्रूण की आनुवांशिक संरचना को ही परिवर्तित कर देते हैं, जिस कारण से इसकी वंशागति में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो क्या कहा दोस्तों हमने कि जो जीन उपचार है इसमें बेसिकली दो विधियां अपनाई जाती है, ठीक है। रोगी की रोग को दूर करने के लिए पहला है रोगी थेरेपी, जिसमें क्या करते हैं, रोगी के शरीर से जो प्रभावित ऊतक होते हैं तो उनको जैव तकनीकी के द्वारा स्वस्थ जीनों में प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है, जिससे रोगी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है भ्रूण उपचार। इस विधि में क्या होता है, जो विकृत जीन होते हैं उनका पता लगाते हैं, और उनका पता लग जाने के बाद जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट बन जाने के पास उसकी भ्रूण की जो आनुवांशिक संरचना है तो भ्रूण की आनुवांशिक संरचना को ही पूरा का पूरा क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और इस कारण से इस विधि में क्या होता है, जीव की वंशागति में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे पूरे के पूरे भ्रूण को ही परिवर्तित कर दिया जाता है, जिस कारण से उसकी भ्रूण की संरचना में भी या पूरे के पूरे जीव की वंशागति में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी जैव तकनीकी के यूजेस हैं उसको हमने आपको
एक वीडियो में करा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी आपको जो जैव तकनीकी की यहाँ पे उपयोगिता है चिकित्सा के क्षेत्र में वो समझ में आ गई होगी। पेपर में पूछा जाता है कि जैव तकनीकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो जैव तकनीकी की उपयोगिता है उसको समझाइए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।